सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य में आगे कंटिन्यू करेंगे। कल की वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में पूरी डिटेल में मैंने आपको करीब करीब 20-25 पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको बता दिए थे, जो प्रीवियस एग्जाम में भी पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी उतने ही बेनिफिशियल हैं। और आज की इस वीडियो में हम चंद्रगुप्त मौर्य से आगे चलते हुए बिंदुसार और अजातशत्रु, देखिए ये दोनों ही जो शासक थे, कोई खास इनका इतिहास के अंदर कोई रोल नहीं रहा है और ना ही यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद वो अशोक से पूछा जाता है, ठीक है। तो आज हम अशोक के बारे में पूरी तरह से चर्चा करेंगे। तो अशोक के बारे में बात करते हैं। अशोक का जो नाम था वो था देवानाम प्रियदर्शी के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। क्या नाम से जाना जाता था? देवानाम प्रियदर्शी या देवानाम पीय या राजा। कुल मिला के 3 उपाधि मिली हुई थी इन्हें। सम्राट अशोक को ये 3 उपाधि मिली हुई थी। कौन कौन सी? देवानाम प्रियदर्शी, देवानाम पीय, राजा, ठीक है। अशोक की पत्नी थी करुवाकी। करुवाकी से इनका विवाह हुआ था। इनकी पत्नी थी करुवाकी। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। कलिंग युद्ध में जब इन्होंने देखा कि अपने ही परिवार के लोगों को मरते हुए, तो इनका माइंड जो है पूरी तरह से विचलित हो गया, मन विचलित हो गया था और इन्होंने उसी वक्त कलिंग युद्ध छोड़कर उसे समाप्त करके और बौद्ध धर्म की तरफ चले गए। तो बौद्ध धर्म को जो प्रभावित किया था इन्हें, बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए थे ये एक संत हुआ करते थे उपगुप्त, ठीक है। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे उपगुप्त। उनसे ये पूरी तरह से प्रभावित थे और उन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। जो भारत के अंदर बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था वो नेपाल से हुआ था। नेपाल से ही भारत के अंदर बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था, ठीक है। कलिंग युग की बात करते हैं। कलिंग युद्ध जो हुआ था राज्याभिषेक के, अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में हुआ था। 261 ईसा पूर्व 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। देखिए कलिंग युद्ध हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं और देखिए एक ही पॉइंट से 4-5 क्वेश्चन हमारे क्लियर होंगे कि कलिंग युद्ध कब हुआ। 261 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध के बारे में कौन से शिलालेख में वर्णन मिलता है? तो वह है हमारा 13वां शिलालेख। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कलिंग युद्ध के बारे में कौन से शिलालेख में वर्णन मिलता है, तो वो है 13वां शिलालेख, ठीक है। और कलिंग युद्ध कब हुआ था? राज्याभिषेक के, अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में। तो वहां भी आपको ऑप्शन मिलेंगे 4था, 5वां, 7वां, 8वां। तो 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ था। तो ये 4-5 पॉइंट कलिंग युद्ध से रिलेटेड निश्चित रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करते हैं शिक्षा का प्रमुख केंद्र। जो अशोक का समय था, मौर्य साम्राज्य था, उस वक्त तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था कहां पर था? वो इस्लामाबाद, पाकिस्तान। उस समय पाकिस्तान भारत में ही था, ठीक है। और अब की बात करें तो आज का जो इस्लामाबाद पाकिस्तान है वहां पर तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था, शिक्षा का प्रमुख केंद्र। मौर्य साम्राज्य के अंदर ही अगर बात करें चाणक्य की, जिनका दूसरा नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, वो इसी शिक्षा केंद्र से संबंधित थे। चाणक्य का मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था चाणक्य के बारे में, तो वो इसी शिक्षा केंद्र तक्षशिला विद्यालय से संबंधित थे, ठीक है। आगे चलते हैं। जो शिलालेख की बात हुई है, तो अभिलेखों की भाषा जो थी वो भाषा क्या थी? अर्धमगधी। अर्धमगधी भाषा में शिलालेख थे। इन्हीं शिलालेखों को पढ़ने में जो सबसे पहले उपलब्धि हासिल की थी वो की थी जेम्स प्रिंसेप। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था 1837 ईस्वी में। जो अभिलेखों की जो भाषा थी वो अर्धमगधी थी। उसके साथ ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक या अरमाइक लिपि का भी इसमें उल्लेख मिलता है। कौन कौन सी भाषा? अर्धमगधी थी, उसके बाद ब्रह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, आरमाई। तो वहां पर आपको चार ऑप्शन मिलते हैं। तो वहां पर क्या दे देंगे?
कि अशोक के शिलालेखों में इनमें से कौन सी भाषा नहीं मिलती। तो वहां पर क्या करेंगे, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक कोई भी 3 दे देंगे, एक नहीं वाली दे देंगे, कोई भी पाली भाषा दे दे, कोई भी दे दे, ठीक है, प्राकृत भाषा दे दे, तो ये आपको वहां पर मिलती है। ठीक है, बाकी कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, वो आप नोट कर लीजिए। पॉइंट्स हैं कि मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी, मुद्रा की बात करते हैं, मौर्य साम्राज्य में मुद्रा जो प्रचलित थी वो थी पण। पण का प्रचलन था मौर्य साम्राज्य के अंदर। ठीक है, बात करते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। ठीक है, और इससे संबंधित जो पॉइंट है वो है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल मिलाकर जो 15 अधिकार हैं, ठीक है, 15 अधिकार हैं, या इन्हें भाग भी कह सकते हैं। ठीक है, 15 भाग हो गए, 180 प्रकरण जिन्हें कहते हैं हम उपभाग, और 6000 श्लोक, और पूरी तरह से भारतीय प्रशासन या राजतंत्र के बारे में इसमें उल्लेख मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकार जिन्हें 15 भाग कहा गया है, 180 प्रकरण है जिन्हें उपभाग कहा गया है, और 6000 श्लोक मिलते हैं, और भारतीय राजतंत्र या भारतीय प्रशासन से संबंधित है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो यहां से भी आपके 3-4 पॉइंट्स पूरी तरह से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि मैगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। मैगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, और इंडिका नामक जो पुस्तक थी उसमें किस चीज का वर्णन मिलता है, तो उसमें जो वर्णन मिलता है पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन मिलता है, ये मैंने बताया था, लेकिन पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। ठीक है, मोस्ट पॉइंट बता रहा हूं आज मैं आपको, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और आसानी से बुक्स में नहीं मिल पाते हैं ऐसे पॉइंट्स हैं, तो जो मैंने सर्च करके लिए हैं, ढूंढ के निकाले हैं, तो वो आज मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, और सांची का स्तूप अशोक ने बनाया, तो आप जानते होंगे सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। ठीक है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहां भेजा था, श्रीलंका भेजा था, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ठीक है, ये एक मेन पॉइंट है, ये भी आप पढ़ते हुए आ रहे हो हिस्ट्री, जब से हिस्ट्री स्टार्ट होती है पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट तो मेन पॉइंट है, ये आप पढ़ लेते हो। जो मेन पॉइंट है आगे है कि अशोक ने ही श्रीनगर की स्थापना की थी। स्थापना की अशोक को ही श्रीनगर की स्थापना का श्रेय जाता है। ठीक है, मेन पॉइंट है ये है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। क्या है? महाक्षत्रप
रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। क्या है यह अभिलेख? इस अभिलेख के अंदर आपको चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक के बारे में पूर्णतः वर्णन मिलता है। तो मार्च 17 को रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है, उसी से आपको चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के शासन के बारे में पूर्णतः जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट थे अशोक से रिलेटेड। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार और अजातशत्रु और उसके बाद अशोक से संबंधित जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट थे वो आपको मैंने इस वीडियो के जरिए बता दिए हैं। और लास्ट पॉइंट, एक पॉइंट ये भी है कि अशोक के समय में ही बौद्ध धर्म में मैंने आपको बताया था भी तीसरी बौद्ध संगीति भी हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो थर्ड जो बौद्ध संगीति हुई थी वो अशोक के समय में ही हुई थी। ठीक है गाइस, तो ये आज मैंने आपको अशोक मौर्य साम्राज्य में अशोक से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बताती हैं। और इतने पॉइंट है, काफी पॉइंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर भी कोई कमी है तो आप कोई भी बुक जो भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ल्यूसेंट पढ़ रहे हैं या यूनिक की कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो वो उसके लिए ये बेनिफिशियल रहेंगे। और जल्दी ही हमारा भी नोट्स जल्दी ही रिलीज होने वाला है। जैसे ही वो नोट्स मिल जाएगा मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा कि कैसे आप उस नोट्स को खरीद सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। और कोई न्यू व्यूअर्स हैं जो पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे एक रेड कलर का बटन है, उस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।